हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत टाइम के बाद में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वाइट आर्मी पे डेली बायोलॉजी सेशंस। ठीक है, अब हम ये लोग करेंगे कैसे ये सारे चैप्टर्स। तो हम पहले क्लास 11th की बायोलॉजी कवर करेंगे आज, क्योंकि हमारा पहला सेशन है। तो हम पहले अपना पूरा का पूरा प्रोफार्मा जानेंगे कि किस तरह से हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो हम सबसे पहला चैप्टर जो आज स्टार्ट करेंगे वो एनिमल किंगडम है, और इसके बाद हम ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे एंटायर बायोलॉजी। पहले हम क्लास 11th कवर करेंगे और फिर हम क्लास 12th कवर करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि अगले आने वाले जो हमारे पास 60 डेज हैं उसमें हम एक बार पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर लें, और हम ये जो बायो करेंगे ये पूरा टोटल एनसीईआरटी से करेंगे। अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट या कोई भी डायग्राम जिसकी नीड होती है हम उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, बट हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपनी एनसीईआरटी तक ही खुद को लिमिट रखें। तो एक तरीके से दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अगर हमें रिविजन करना है बायो का, बिकॉज जिस भी कोचिंग में हम पढ़ते होंगे वहाँ पर हर जगह पे हमारे अब फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो गए हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद बायो रिवाइज करने का हमें टाइम नहीं मिलता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एनिमल किंगडम से। एंड मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, यू सिट विद योर एनसीईआरटी। देखते हैं हम लोग क्या है इस चैप्टर में हमारे लिए। सबसे पहले है व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। इसका मतलब है कि जब भी हम आसपास देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, तो हमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, कई सारे एनिमल्स और कई सारे प्लांट मिलते हैं जिनमें मॉर्फोलॉजिकली वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, और फंक्शन में भी अलग होते हैं, फॉर्म में भी अलग होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पीशीज़, यानी कि हमारे अर्थ पे जो एनिमल्स की मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं उनको हमने अभी तक खोजा है और उनको हमने डिस्क्राइब किया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब किया है। इसी वजह से क्या हुआ, हमें क्लासिफिकेशन की नीड फील हुई। क्लासिफिकेशन की नीड फील हुई क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ में याद रखना, एक साथ में उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को रिमेंबर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन। यानी मान लीजिए कल को हमने कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जिसके 6 पैर होते हैं। अभी हमने क्लासिफिकेशन किया है तो हमें पता है कि जितने भी 6 लेग वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे हेक्सापोडा में जाएंगे। क्यों हमें ऐसा पता है, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन किया है और हमारे पास एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है, सिस्टमैटिक पोजीशन है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। इस चैप्टर में पहली जो हेडिंग आती है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, लेकिन उस क्लासिफिकेशन का बेसिस होना चाहिए। मतलब हम किस किस वेराइटी पे किसी को भी देखेंगे और हम उनको प्लेस करेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स देयर आर फंडामेंटल फीचर, यानी कि कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं। जैसे कि सारे के सारे जो एनिमल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोशन कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट है वो 2 जगह पे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो ये एक फंडामेंटल फीचर हो गया जो प्लांट्स में कॉमन है, सारे प्लांट्स में कॉमन है। और चलने वाला यानी लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह वो सारे एनिमल्स में कॉमन है। इसके अलावा क्या है, इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एक सेल है जो सारे काम कर रहा है, यानी रिस्पायरेशन भी खुद ही कर रहा है, डाइजेशन भी खुद ही कर रहा है, उसके अलावा वो रिप्रोडक्शन भी खुद ही कर रहा है, एक्सक्रीशन भी खुद ही कर रहा है। यानी सारे फंक्शन अगर एक सेल करे तो सेलुलर, ठीक है, उसको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। अगर कुछ सेल्स आपस में मिल के अपना काम बांटें और कुछ सेल मिल करके रिप्रोडक्शन करने लग जाएं, कुछ सेल मिल करके अपना कुछ और काम करने लग जाएं, तो हम उसे बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, इसी तरह से हमारे कुछ सेल्स बने जिनको हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, कि ये है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर से जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा सेलुलर के बाद हमारा आता है अगला टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू से जब हम आगे बढ़े तो ये हमको देखने को मिला ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन लेवल के बाद हमें देखने को मिला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
तो इस तरह से हमने क्लासिफाई किया। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें सेल सारा काम कर रहे थे तो वो सेलुलर में आएंगे। जैसे कि आगे चल के एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा हो जाता है सेलुलर लेवल में। फिर हम आते हैं टिश्यू लेवल, तो हमारे आगे चल के आते हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फिर यहाँ पे प्लाटीहेलमिन्थस, एस्कीहेलमिन्थस आ जाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड सो ऑन। दूसरा होता है हमारा बॉडी सिमेट्री, यानी कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटेंगे तो क्या हम उसको बीच से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, या हम उसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं पा रहे किसी भी डायरेक्शन में। तो इस तरह से तीन सेट आते हैं। एक होता है एसिमेट्री, दूसरा होता है बाई रेडियली सिमेट्रिकल। बाई रेडियली सिमेट्रिकल हमारी स्टार फिशेस होती हैं। स्टार फिशेस ये जो इस तरह से दिखती हैं तारे की तरह, 5 आर्म्स होती हैं। इनको हम किसी भी डायरेक्शन में तोड़ें, हम इनको ऑर्गेनिज्म को, इस ऑर्गेनिज्म को बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तीसरे होते हैं हम लोग, यानी कि हम हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल, हमको सिर्फ एक ही एक्सिस से डिवाइड करके दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये हो गया हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, वो बॉडी सिमेट्री के हिसाब से हो गया। फिर है नेचर ऑफ सीलोम, यानी कि सीलोम होती है कैविटी बॉडी की। बॉडी में अगर कैविटी प्रेजेंट होगी तो हम बोलेंगे यूसिलोमेट, अगर कैविटी प्रेजेंट नहीं है, पैचेस में प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट, जिसमें हमारे एस्कीहेलमिन्थस आते हैं। और अगर कैविटी है ही नहीं बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं एसिलोमेट, उसमें एस्कीहेलमिन्थस के पहले वाले जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन है, जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, वो सब आते हैं हमारे जिनके पास सीलोम एब्सेंट होती है, यानी कि वो एसिलोमेट होते हैं। घबराने की बात नहीं है, ये सारी चीजें हम आगे चैप्टर में जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर आता है पैटर्न ऑफ डाइजेशन सिस्टम, यानी कि उनमें डाइजेशन कैसे हो रहा है। कंप्लीट डायलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, यानी उनके पास माउथ भी है और एनस भी है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक ओपनिंग होती है, वो माउथ का भी काम करती है और वो एनस का भी काम करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि अपन लोग, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे आर्थ्रोपोडा हो गए। आर्थ्रोपोडा में हमारा कॉकरोच, जो हम आगे जाकर के देखते हैं, 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब है इनकी बॉडी में कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है। फिर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन खुद से कर लेते हैं, यानी बिना ऑपोजिट पार्टनर के यूटिलाइज किए हुए, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमारा हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया। ह्यूमन बीइंग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। These features are used as a basis, यानी हमने इन फीचर्स को यूज किया। कितने फीचर्स थे अगर हम देखें तो पहला फीचर क्या था, अरेंजमेंट ऑफ सेल, पहला हो गया। दूसरा है बॉडी सिमेट्री, तीसरा है नेचर ऑफ सीलोम, और फोर्थ है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिफ्थ हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, सिक्स हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन 6 सिस्टम्स के बेसिस पे हमने एक फंडामेंटल टेबल बनाई है, जिसमें हम जितने भी ऑर्गेनिज्म आगे फ्यूचर में भी पाए जाते रहेंगे उनको हम इसमें प्लेस करते रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर, यानी अब आगे जाकर के हमको इन्हीं के बेसिस पे सारा क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, एक सेलुलर लेवल था। देखो यहाँ पे इन्होंने इसको कैसे बताया है कि जितने भी एनिमल्स हैं हमारे, देखो हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे जब क्लासिफिकेशन हुआ था। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे बायोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि लिनियस ने क्लासिफिकेशन 2 लेवल का दिया था। एक दिया था प्लांटेई और दूसरा दिया था एनिमेलिया। लेकिन हमको ये पता है कि सबसे पहले हम यूनिसेलुलर, जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर मल्टीसेलुलर आए। तो बेसिकली जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो हमारे यूनिसेलुलर हैं उनको हम एनिमेलिया में नहीं रखते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो मल्टीसेलुलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो अरेंजमेंट ऑफ सेल है वो सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पॉन्जेस में देखें तो जो सेल है वो अरेंज होते हैं लूज सेल एग्रीगेट। जैसे मैंने बताया अभी, हम पॉरीफेरा में क्या देखते हैं कि हर एक सेल, ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस तरह से पॉरीफेरा में सेल्स होते हैं जिनको हम कोएनोसाइट्स बोलते हैं। ये हर एक कोएनोसाइट अपना सारा काम करता है, यानी एक सेल, ये वाला सेल है, ये सेल अपना डाइजेशन भी करेगा, इसको बगल में पड़ोसी सेल से कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी सेल क्या कर रहा है,
बेफिक्र है, ठीक। ये क्या करेगा, आराम से अपना खाना खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डालेगा, अगर इसको रिप्रोडक्शन करने का मन हुआ तो आगे जाके रिप्रोडक्शन भी करेगा। इसका मतलब है इसको इस पड़ोसी सेल से कोई लेना देना नहीं है कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, ठीक। इसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अपन लोग बोलते हैं कि ये होता है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे सेल्स साथ में तो रहते हैं लेकिन बहुत लूजली एक दूसरे के साथ में अटैच हैं। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग द सेल, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वैसे क्या होता है पूरा का पूरा उसमें हर एक सेल अपना खुद का सारा काम करता है। दूसरा हो जाता है हमारा सीलेंट्रेटा में अरेंजमेंट ऑफ सेल थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या है, जो सेल परफॉर्म कर रहे हैं सेम फंक्शन को वो एक साथ में मिल करके बना लेते हैं एक दूसरा वर्ड जिसको बोलते हैं टिश्यू, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनती है। जैसे कुछ सेल है उन्होंने साथ में मिलकर डिसाइड किया कि अब हम ना सांस लेंगे साथ में, ठीक, तो वो क्या हुए, सांस लेने वाली टिश्यू बन गई। जब सेल आपस में रह के कोई एक फंक्शन करने का डिसाइड करते हैं तो वो हो जाती है टिश्यू। हेंस इज नोन एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिश्यू लेवल कहाँ देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर क्या बताओगे, सीलेंट्रेटा। अब आगे देखो, थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर और बढ़े तो ये टिश्यू एक साथ में कई सारी टिश्यू आ जाएंगी और एक मिल करके एक ऑर्गन बना लेंगी। जैसे कि अपन लोग के अंदर क्या होता है, स्टमक होता है, स्टमक में अलग अलग टाइप की टिश्यू है जो मिल करके एक ऑर्गन बना रही है। उसी तरह से क्या है, कई सारी टिश्यूज आपस में मिल करके ऑर्गन बनाती हैं और ये ऑर्गन आगे जा करके ऑर्गन सिस्टम बना लेता है। इन्होंने लिखा है दैट इज ऑर्गन लेवल इट इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस का दूसरा नाम होता है बेटा टेपवर्म, ठीक है। इनको हम टेपवर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ना वो गोल गोल इस तरह से होने की बजाय आपस में ऐसे चिपकी होती है, तो कहते हैं हम कि ये डॉर्सो वेंट्रली सप्रेस्ड बॉडी है। तो डॉर्सो वेंट्रली सप्रेस्ड होने की वजह से इनका नाम टेपवर्म भी पड़ जाता है। तो ये जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं इनमें हमको ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद हमारा अगला आता है एस्कीहेल्मिन्थेस। एस्कीहेल्मिन्थेस में हमको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि होता है इन एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, Echinodermata and Chordata, organs have been associated to form functional system, यानी ये ऑर्गन आपस में जुड़ गए हैं और इन्होंने मिल करके एक पूरा सिस्टम बना लिया है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट्स पे बहुत ध्यान देंगे क्योंकि अभी नया पैटर्न है जो नीट का, उसमें सीधा स्टेटमेंट यहाँ से पिक होता है और उसमें हल्के हल्के से चेंजेस कर दिए जाते हैं और हल्का सा चेंज होता है और वहाँ पर तुम गलत कर देते हो। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट्स पे खास ध्यान दिया जाता है। आगे देखो, हमने अभी तक क्या देखा, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं इवोल्यूशन में, एनेलिडा आया कम कॉम्प्लेक्स था, आर्थ्रोपोडा आया उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद में हमारे आगे रेप्टाइल्स, ठीक, रेप्टाइल्स और कॉम्प्लेक्स, एव्स उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मैमल्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई। जैसे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें प्लैटीहेल्मिन्थेस का तो इसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग है। अगर किसी में भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिंगल ओपनिंग है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि वो जहाँ से खाना खाता है वहीं से बाहर भी निकाल देता है, ठीक है। मतलब खाना अंदर खाया उल्टी करके बाहर निकाल दिया, तो वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और ये किस में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है बेटा प्लैटीहेल्मिन्थेस में। ये बोथ माउथ एंड एनस की तरह काम करता है। फिर उसके बाद में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसमें दो ओपनिंग्स होती है, एक मुंह होता है और एक एनस होता है। अगर हम इसका डायग्राम देखें, मान लो कि मैम ये ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, क्या आप हमें ये क्लियर कर देंगी। तो बेटा मान लो ये किसी का बॉडी है तो आगे माउथ होता है, किसी का मुंह पीछे तो नहीं दिखा तुमको आज तक,
सबका मुंह आगे ही दिखा होगा, है ना। तो आगे होता है माउथ, यानी यहाँ से ये खाएगा, ये है इसका माउथ, और पीछे यहाँ पर ये होगा एनस। ऐसा तो नहीं है तुमने कभी उल्टा ऑर्गेनिज्म देखा हो और ये सोचा हो इस ऑर्गेनिज्म का एनस आगे है और माउथ पीछे है, ऐसा नहीं होता है। यानी कुल मिला के यहाँ पे हमें दो ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। दो ओपनिंग्स में एक ओपनिंग जो हमें दिखी वो कौन सी थी, एक ओपनिंग हमको दिखी है यहाँ पे ये माउथ वाली, और दूसरी ओपनिंग कौन सी दिखी है, एनस वाली। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल कैसा हो गया, ये हमारा हो गया कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ये किस में देखने को मिला था, प्लाटीहेल्मिन्थस में। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हमको आगे के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते गए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई ऑर्गेनिज्म की। अब हम आते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है मैम, बड़ा टफ होता होगा, बहुत आसान है। ओपन टाइप का है, मतलब इनमें ब्लड को फ्लो कराने के लिए कोई भी वेसल नहीं है, ठीक। आजकल तुमने देखा होगा किसी लड़के को लड़की ने मना कर दिया, ठीक, अब वो अपनी ईगो पे ले लिया, वो क्या करेगा, नस काट लेगा। तो नस क्या है, ब्लड वेसल है। तो वो जो ब्लड वेसल होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में पाई जाती है। ओपन टाइप में, यानी अगर कॉकरोच की गर्लफ्रेंड ने कॉकरोच को मना कर दिया तो क्या कॉकरोच अपनी नस काट सकता है, नहीं काट सकता है। कैसे काटेगा, उसके पास तो है ही नहीं ना, उसके पास नहीं है, मतलब उसका जो पूरा ये बॉडी है, मान लो ये कॉकरोच का बॉडी है, कॉकरोच की बॉडी के अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, और इन्हीं के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में इस तरह से ब्लड भरा होता है, मतलब इस तरह से भरा होता है ब्लड। तो ये ब्लड जो है ये ऑर्गन के डायरेक्ट कनेक्शन में है, इसीलिए बोला जाता है कि ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये हमको देखने को कहाँ मिलेगा, ये हमको देखने को मिलता है कॉकरोच में। अब कॉकरोच कौन सी क्लास में आता है, ये जो कॉकरोचेस हैं ये किधर कौन सी क्लास में आते हैं, तो ये कॉकरोचेस आते हैं हमारे एनेलिडा क्लास में, है ना, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्लोज टाइप वो है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है सीरीज ऑफ ब्लड वेसल से, यानी कि यहाँ पर क्या है, नसें प्रेजेंट होती हैं। नसों का मतलब होता है ब्लड वेसल प्रेजेंट है। अब उसमें एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, एक कैपिलरी होती है, जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। कुल मिला के यहाँ पे बात सीखने वाली ये है कि इसमें ब्लड डायरेक्टली पंप होता है आउट ऑफ द हार्ट, यानी इनके पास में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है, और जो ऑर्गन्स और जो टिश्यू होते हैं ये ब्लड में डायरेक्टली बात करते हैं, नहाते हैं। और क्लोज्ड में ऐसा नहीं होता है, यानी तुम्हारे अंदर जो किडनी है, जो स्टमक है, जो हार्ट है, वो कभी भी ब्लड से एक्सपोज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल में। आगे देखते हैं, सिमेट्री की बात हो रही है। सिमेट्री का मतलब है अगर हम डिवाइड करना चाहें बॉडी को हिस्सों में काट करके बराबर, तो किसी भी बॉडी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है उसको बोलते हैं सिमेट्री। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते तो वो हो जाता है एसिमेट्रिकल, यानी कि यहाँ पर सिमेट्री एब्सेंट है। लेकिन अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांट सकते हैं तो वो हो जाता है अपना बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितने भी हिस्सों में बांट सकते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस विद एनी प्लेन, यानी कि चाहे हम उसको उल्टा काटें, चाहे हम उसको सीधा काटें, चाहे हम उसको गोल करके काटें, हम उसको किसी भी डायरेक्शन से काटें, हम उसको बराबर 2 हिस्सों में काट सकते हैं। तो वो होती है हमारी रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आता है सवाल कहाँ कहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये होते हैं हमारे सीलेंट्रेटा पहला एग्जाम्पल, टीनोफोरा दूसरा एग्जाम्पल, और इकाइनोडर्म्स तीसरा एग्जाम्पल। इकाइनोडर्म में भी पूछा जाए कौन सा इकाइनोडर्म, तो अडल्ट इकाइनोडर्म, यानी जो स्टार फिशेस होती हैं हमारी, उसमें हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। और ये जो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स हैं ये सर्कुलर नेचर के होते हैं। अब गेंद है, फुटबॉल है, फुटबॉल को तुम किसी भी भाग से काटो, किसी भी प्लेन से काटो, उसको तुम हमेशा बराबर प्लेन्स में काटोगे, बराबर भागों में काटोगे। इसलिए कहा जाता है कि रेडियल सिमेट्री जो है वो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें बाइलेटरल, तो बाइलेटरल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, हमारे एनेलिडा हो गया, एनेलिडा में आते हैं हमारे केचुए, अर्थवर्म्स, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं कॉकरोच जो हमने अभी आगे देखा था,
इसके अलावा हमारे मैमल्स यानी हम ह्यूमंस खुद आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री में। ये देखिए, ये है हमारी बाइलेटरल सिमेट्री और ये है हमारी रेडियल सिमेट्री। ठीक है, बस इतना हमको यहाँ पर देखना था। बेटा एनिमल किंगडम में जो बेसिकली हमको पढ़ना होता है ना वो एग्जाम्पल्स, क्योंकि जैसे तुम देखे हो कि 2 चैप्टर हैं, एक प्लांट किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है। इन दोनों चैप्टर्स में जो बेसिकली भर भर के सवाल आता है ना वो एग्जाम्पल से आता है। ठीक, वो तुमसे पूछेगा पैवस क्या होता है, वो तुमसे पूछेगा कॉर्वस क्या होता है, वो तुमसे पूछेगा एप्टेनोडाइटस क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल्स है ना ये बहुत ध्यान से देखने हैं। इसके अलावा जो दूसरा पैटर्न है एनिमल किंगडम से वो आता है स्टेटमेंट वाला। अब देखो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो में देखो डाई वर्ड यूज हुआ है, डाई का मतलब होता है 2, और ट्रिप्लो में ट्राई वर्ड यूज हुआ है, ट्राई का मतलब होता है 3। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, सवाल ये है कि मैम अगर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी तो कौन कौन सी होंगी? तो एक तो एक्टोडर्म होगी, एक्टोडर्म के अलावा एंडोडर्म होगी। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम मीजोडर्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो मीजोडर्म है ना वो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ था तो बाद में ओरिजिनेट हुई थी। सॉरी, वो बाद में ओरिजिनेट हुई थी। जैसे मान लो ये बॉडी है, ये बाहर की तरफ, ये हो गई अपन लोग की एक्टोडर्म, बाहर है तो एक्टो, एक्टो का मतलब वैसे भी बाहर होता है। अब एक्टो के बाद में अंदर एंडो, एंडो का मतलब अंदर होता है। कहते हैं ना आउटडोर गेम, इंडोर गेम। इंडोर का मतलब जो घर में खेले जाने वाले गेम है, जैसे कि हमारा कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, तो एंडो का मतलब अंदर। अब इन दोनों के बीच में जो लेयर पाई जाए उसको हम बोलेंगे मीजोडर्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन कर रहा है तो उसे वो बीच में लेयर नहीं बना पाया तो वो डिप्लोब्लास्टिक हो गया। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आई, देखो अब ये बन गई बाहर की लेयर, ये बन गई अंदर की लेयर, बीच में एक लेयर और बन गई, तो हमने इसको बोल दिया मीजोडर्म। तो मतलब मीजोडर्म बनती है कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में। अगर कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हुई तो इसका मतलब है हम सिंपल लेवल पे आ गए, तो मतलब हम कहाँ पे आ गए? डिप्लोब्लास्टिक। तो जब हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम तो हम चीज़ों को लिंक कर लेते हैं इवोल्यूशन से। कैसे लिंक करेंगे? सबसे पहले पॉरीफेरा यानी सबसे सिंपल होंगे पॉरीफेरा, उसके बाद सीलेंट्रेटा है, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगे, हमने देखा टिश्यू लेवल। फिर सीलेंट्रेटा से टीनोफोरा है, टीनोफोरा से प्लाटी हेलमिंथेस, प्लाटी से एस्की आए। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं इवोल्यूशन में वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, यानी डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक की तरफ बढ़ गए। सेलुलर लेवल हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स होता गया। हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में कॉम्प्लेक्स होते गए। एलिमेंट्री कैनाल पहले इनकम्प्लीट मिलता था, अब कंप्लीट मिलता है। पहले एक ओपनिंग थी, बाद में 2 ओपनिंग बन गई। उसके अलावा हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी ये आती हैं इसी के साथ में, यानी कॉम्प्लेक्सिटी या इवोल्यूशन के साथ में। तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या होगा? सीलेंट्रेटा। यहाँ पर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि मीजोडर्म डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन उसकी जगह पे एक ऐसी लेयर थी जो पूरी तरह से खुद को नाम नहीं दे पाई, खुद को पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई, यानी वो बता नहीं पाई कि मेरी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ठीक, तुम उससे जो पूछो उसे सब आता है, और नहीं भी आता है तो भी वो बढ़ चढ़ के जवाब देगा, भले ही गलत जवाब दे लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से देगा। और दूसरा बच्चा है जो बिल्कुल चुप बैठा रहेगा, यानी कि उसे आता भले ही सब कुछ हो लेकिन वो नहीं बोलेगा। और तीसरा बच्चा वो होता है जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक, ना तो उसे कुछ आता है और ना तो उसको कॉन्फिडेंस है। मतलब वो कैसा बच्चा है? वो अनडिफरेंशिएटेड बच्चा है। अब उससे हम सवाल पूछेंगे तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसको आता है कि नहीं आता है, या फिर ये कुछ पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है ना। तो वो वाला जो बच्चा होता है वो कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड है। हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कि ये होशियार है या डम है। तो अनडिफरेंशिएटेड है, इस लेयर को हमने बोला मीजोग्लिया। ये प्रेजेंट होती है बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ये फिगर 4.2a इसकी बात कर रहा है। इन दोनों में यही सारी चीजें इसने दिखा रखी हैं। दोज एनिमल जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यानी कि थर्ड जेमाइनल लेयर प्रेजेंट होती है। 3 जर्म लेयर्स होती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, जिसमें से तीसरी जर्म लेयर यानी कि मीजोडर्म प्रेजेंट होती है एक्टो और एंडो के बीच में, बिटवीन लिखा हुआ है। उनको हम बोलते हैं कि ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है प्लाटी हेलमिंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक।
ये सारा इन्होंने बात किया हुआ है फिगर 4.2 में। अब हम आते हैं सीलोम पे। अभी तक हमने कितना कितना डिस्कस किया है? सबसे पहले हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया है, फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस किया है, फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया है, फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है या ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है। अब आगे हम देख रहे हैं सीलोम। सीलोम में बेटा, सीलोम होती क्या है? तो बॉडी में कैविटी, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई जानवर आया, हिरन, मैंने हिरन का शिकार किया और उसको बीच में ऐसे काट दिया। हिरन का शिकार नहीं करते, चलो कह लेते हैं कि हमने मुर्गी का शिकार किया, मुर्गी को हमने ऐसे काटा, तो एक हमें मुर्गी की बाहर की बॉडी दिखेगी और एक हमें मुर्गी की अंदर की बॉडी दिखेगी, लेकिन बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम बोलते हैं कि ये होती है सीलोम। ये जो स्पेस है ये एक्चुअली स्पेस है, ये स्पेस जो है इसको हम बोलते हैं कि ये होती है सीलोम। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये सीलोम नहीं है तो वो क्या होगा? एसीलोमेट, क्योंकि ए वर्ड का मतलब होता है क्या? एब्सेंट। ठीक है, अगर सीलोम नहीं है, सीलोम एब्सेंट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है? एसीलोमेट है। यानी कि इसमें हमारे कौन आते हैं? प्लैटीहेलमिन्थस आते हैं। अगर मान लो इसमें हमको ये जो सीलोम दिख रही है ये ना दिख रही हो, देख लेते हैं डायग्राम में। हाँ, जैसे मान लो ये सीलोम मुझे ना दिख रही हो, ठीक है, ये बॉडी थी और बॉडी के बीच में एलिमेंट्री कैनाल था, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे पैचेस दिखाई दे, यानी कि ये पूरा का पूरा जो कैविटी है ये फिल्ड हो। ठीक है, ये पूरा कैविटी फिल्ड है, यहाँ पे हमारी डिप्लोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट है, यानी कि एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, लेकिन बीच में मुझे छोटे छोटे से ऐसे थैलियां जैसी दिखाई दे रही हैं जो कैविटी की तरह है। तो ये जो थैलियां दिखाई दे रही हैं क्या है? एक्चुअली क्या ये मेसोडर्म है? नहीं है। क्या एक्चुअली ये हमारी कैविटी है? नहीं है, क्योंकि कैविटी जब होगी तो पूरे में होगी ना। पैचेस अगर प्रेजेंट है तो मतलब ये हमें दिख रही है कैविटी, लेकिन ये कैविटी है नहीं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो मतलब फॉल्स, जो तुम्हें दिख रहा है वो प्रेजेंट ना होना, वो सिर्फ तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारी आंखों का भ्रम है, तो बोलते हैं कि ये स्यूडो है। तो ये होती है अपन लोग की स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट कहाँ पाई जाती है? एस्कीहेलमिन्थस में पाई जाती है। और देखो यहाँ पर कोई भी स्पेस हमको यहाँ पे नहीं दिख रही है, कोई भी स्पेस नहीं दिख रही, जबकि यहाँ पे देखो ये पूरी एरिया जो है ये स्पेस वाली है, इसमें जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, हवा भरी हुई है। यहाँ पे कोई हवा भरी जगह नहीं है। ये अंदर क्या है? ये अंदर है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बच्चे? एलिमेंट्री कैनाल होती है ओपनिंग माउथ से लेकर के एनस तक, यानी कोई फूड पाइप जो माउथ में ओपन करता है और जा करके बाद में नीचे एनस में ओपन करता है, इस पूरे एरिया को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल है और इधर बॉडी में कोई भी स्पेस नहीं है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ये हमारे क्या है? एसिलोमेट हो गए। तो एसिलोमेट्स में क्या आएंगे हमारे? एसिलोमेट में हमारे आते हैं प्लैटीहेलमिन्थस, यानी एस्की के पहले। ठीक, एस्की आ जाएगा स्यूडो में और उसके पहले वाले ए में आ जाएंगे, और एस्कीहेलमिन्थस के बाद जितने भी हैं, जैसे कि हमारे एनलीडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, ये सब हमारे आ जाएंगे सीलोमेट में। लिखा हुआ है एनलीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मतलब अगर बॉडी में कैविटी है तो हम उसको सीलोमेट या यूसिलोमेट, अगर बॉडी में कैविटी नहीं है तो हम उसको बोलते हैं एसिलोमेट। अगला है हमारा सेगमेंटेशन। मतलब मान लो जैसे कि ये बॉडी है किसी वर्म की, मतलब किसी कीड़े की बॉडी है, इस तरह से होते हैं कीड़े, इस तरह से बॉडी है किसी कीड़े की, और ये बॉडी लगातार इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, यानी कि बार बार आगे जा रहे हैं। जैसे जैसे हम बॉडी को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ टुकड़ों टुकड़ों में बॉडी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। अगर ऐसा है तो मतलब बॉडी सेगमेंटेड है, अगर ऐसा नहीं है तो बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। तो सेगमेंटेशन क्या होता है? जब बॉडी डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में। अगर मान लो ये सेगमेंट्स हमको सिर्फ बाहर से दिखाई दे रहे हैं, अंदर से एक्चुअली कोई सेगमेंटेशन नहीं है, सिर्फ बाहर से आंखों का धोखा है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। अब जैसे हम लोग हैं,
हमारे भी अंदर बॉडी में सेगमेंट्स हैं, लेकिन हम बाहर से उसको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो जिम जाते हैं उनमें तुमने देखे होंगे 6 पैक एब्स बनते हैं। तो जो 6 पैक एब होते हैं वो एक्चुअली बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं सेगमेंट्स, वो दिखाई देने लगते हैं। तो हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है सेगमेंटेशन। तो हमें जिन भी ऑर्गेनिजम्स में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है वो होते हैं हमारे क्या, मेटामेरिज्म शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा अर्थवर्म्स में, यानी कि एनेलिडा में। एनेलिडा के अलावा ये हमको देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोचेस होते हैं ना, तो हम जब कॉकरोच पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो उनका बॉडी है वो डिवाइडेड होता है सेगमेंट्स में। हेड में होते हैं 1 सेगमेंट हेड, थॉरेक्स में होते हैं 3 सेगमेंट और एब्डोमेन में होते हैं 10 सेगमेंट। तो इस तरह से उनकी बॉडी भी सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, प्लस हम लोग हैं, हमारी बॉडी भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी जो बात करती है वो सिर्फ अर्थवर्म की बात करती है, आगे की सारी बातें ये कहाँ पे करेगी, कॉकरोच में करेगी। अब हम देखते हैं नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। तो यहाँ पर बहुत आसान है, नोटोकॉर्ड क्या होती है। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ है तुम्हें जो याद रखनी है, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन, नोटोकॉर्ड बॉडी में कौन सी साइड प्रेजेंट है, और इसके अलावा ये सॉलिड होती है कि हॉलो होती है। ठीक, तो पहली बात तो इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। ठीक, तो नोटोकॉर्ड का पहले चीज़ जो हम याद कर सकते हैं वो है कि ये मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। इसके अलावा ये रॉड लाइक होती है, यानी हम कह सकते हैं मिस्टर नोटोकॉर्ड, यानी मीजोडर्मल और रॉड लाइक। इसके अलावा ये प्रेजेंट होती है डॉर्सल साइड में। ठीक है, डॉर्सल साइड का मतलब जैसे कि मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर इसके ऊपर पड़ रही है सूरज की रोशनी, ये अपना सूरज बाबा हो गए। अब ये जो सूरज बाबा है ये अपनी रोशनी इस ऑर्गेनिज्म के इधर साइड में डालेंगे या नीचे साइड में, तो ऑब्वियस है कि ऊपर वाली साइड में पड़ेगी। तो इधर जो रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है सूरज बाबा की, जिस ऑर्गेनिज्म के, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिधर रोशनी पड़ती है सूरज की, वही साइड होती है डॉर्सल साइड, और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड होती है वेंट्रल साइड। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाएगी, तो इधर ऐसे रख के इसको बना देना, ये रही नोटोकॉर्ड। कहाँ है, डॉर्सल साइड में। डॉर्सल साइड कौन है, जिधर सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी कि ऊपर की साइड हमेशा डॉर्सल होगी। अगर तुमसे पूछा जाए तुम्हारी डॉर्सल साइड कौन सी है, तो तुम्हारी डॉर्सल साइड ये है। ठीक है, हमारा वेंट्रल साइड आगे होता है, यानी कि जिधर हमारा फेस है, और हमारी जो बैक होती है वो डॉर्सल होती है। तो डॉर्सल साइड में देखने को मिलती है नोटोकॉर्ड, मिस्टर नोटोकॉर्ड डी। ठीक है, डॉर्सल साइड में है, मिस्टर है मतलब मीजोडर्मल है, और रॉड लाइक है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट, और अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो हम उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट, यानी कि कॉर्डेट नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है। कौन होंगे, पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं हेमीकॉर्डेटा, और उसके बाद आते हैं कॉर्डेटा। एक्चुअली हेमीकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ऐसा नहीं लिखती है। अब आगे हम देखते हैं कि इन्हीं बेसिस पे हमने 6 क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स पढ़े। अब इन्हीं 6 क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स को यूज करके एनसीईआरटी आगे जो बात करती है उसमें इन्होंने ये टेबल बनाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला इन्होंने बोला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। कौन, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं पोरीफेरा। यहां से सवाल कैसे आता है, यहां पर एक वैल्यू को गायब कर देंगे, ठीक है, और वहां पर ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे कि आप पहचानो यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और वो तब आएगा जब पढ़ोगे। ठीक, सिर्फ ऐसे देखने से फोटोजेनिक मेमोरी में नहीं याद होगा। पोरीफेरा जो होते हैं उनमें सिमेट्री नहीं होती है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। इस वर्ड को याद रखना, मोस्टली मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी स्पॉन्जेस हैं वो सारे एसिमेट्रिकल है। कुछ स्पॉन्जेस हैं जो सिमेट्रिकल है और कुछ स्पॉन्जेस हैं जो सिमेट्रिकल नहीं है। तो मोस्टली एसिमेट्रिकल है, इनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल पोरीफेरा। फिर एक हमारा सेलुलर लेवल हो गया, फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम।
इसमें भी रेडियल सिमेट्री, मतलब किसी भी डायमेंशन में हम इसको काट सकते हैं। मैंने अभी बताया था जैसे कि एक फुटबॉल हो गई, फुटबॉल किस में होगी, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा, यानी यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो बेसिकली अपने फुटबॉल होंगे। ठीक है, मैं तुम लोग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, फुटबॉल की बात कर रही हूँ। अब देखो बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब है कि यहाँ बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है एक एक्सेस से, जैसे कि हम और तुम, जिसमें भी क्या है कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती तो एसिलोमेट यानी प्लैटीहेलमिंथस। अगर कैविटी दिखने में लगती है कि है बट एक्चुअली नहीं है तो स्यूडोसिलोमेट, एस्कीहेलमिंथस। जिनमें सीलोम है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन था, किन किन पॉइंट्स पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। आगे का जितना भी टॉपिक है, यानी कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा पॉरीफेरा से। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ऐसे ही बस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, फिर हम लोग कुछ दिनों में लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चंस, जब हम MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।